हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों पे अपनी 3 क्लासेस हो चुकी है, ये चौथी क्लास है। तो सबसे पहले मैं अब आज जो है आर्टिकल 12 से रिवीजन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो रिवीजन अपन ने 3 क्लास में कर लिया है। इसलिए आज मैं कल की क्लास का रिवीजन पहले जो है वो आपको करवाऊंगा, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। तो जो है आर्टिकल 15 में बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन करेंगे अपन, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15(1) जो है एक, उसमें दिया गया था कि राज्य जो है वो नागरिकों के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ बीच में जो है 5 आधार, कितने आधार दिए गए हैं? देयर आर 5 ग्राउंड्स, ऑन दोज 5 ग्राउंड्स स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स। और वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, इन 5 आधारों पर राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब राज्य नहीं करेगा तो क्या निजी संस्थाओं में किया जा सकता है? नहीं, जो निजी संस्थाएं हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यानी कि निजी संस्थाओं का मतलब है स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, जो पब्लिक प्लेस हैं जैसे कि मंदिर है, तालाब है, वो घाट है, बावड़ी है, उन पे जो है वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं, सरकार भी नहीं करेगी और समाज भी नहीं करेगा। कुल मिला के ये दोनों बात है। तो ये तो 2 है अधिकार है, ये समानता का अधिकार देते हैं, इक्वलिटी का अधिकार देते हैं, सभी लोग समान है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अपवाद दिए गए हैं, एक्सेप्शंस दिए गए हैं बाद वाले, ठीक है। और यानी अपवादों का मतलब है कि ये तो दोनों आर्टिकल कहते हैं, ये जो दोनों पार्ट है ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे वाले जो हैं वो कहते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। देयर कैन बी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कुछ अगर वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, कमजोर जो वर्ग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए स्टेट जो है वो भेदभाव कर भी सकता है उनके पक्ष में। तो किसके पक्ष में? तीसरा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल स्कीम जो है वो बनाई जा सकती है। चौथा जो है SC ST OBC के लिए जो है वो स्पेशल स्कीम्स जो है वो बनाई जा सकती है। पांचवा था शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किन के लिए? ये जो है SC ST OBC, इनके लिए आरक्षण रखा जा सकता है, रिजर्वेशन रखा जा सकता है। और उसके बाद छठे के अंदर है EWS, वीकर सेक्शन के लिए, ये बाद में जोड़ा गया है, जो वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, इनके लिए। तो ये 6 भाग जो है वो दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। मेरे ख्याल से रिवीजन इतना क्लियर हो गया है। अब अपन जो है पढ़ते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में वही है कि राज्य जो है लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, यानी लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों के अंदर जो है, तो पहला इसमें कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी नागरिकों को। तो जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 15 और 16 दोनों सिटीजन्स के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और दूसरा इसमें कहा है कि 7 जो आधार है, 7 जो ग्राउंड्स हैं, उनके आधार पर किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, डिसेंट एंड रेजिडेंस। तो 2 नई चीजें, वंशानुगतता यानी को वो किस परिवार से है, किस वंश से है, उसके आधार पर कोई उसे योग्य घोषित नहीं किया जाएगा, और वो कहाँ रहता है इस आधार पर भी उसे जो है वो अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये 2 तो है अधिकार, ये तो क्या है, आपके अधिकार 2 ही हैं। बाकी वाले इसमें भी अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या है? अगर कोई पिछड़े हुए स्टेट है या तो तीसरा, इसमें ये संसद को अधिकार दिया गया है। किसको अधिकार दिया गया है? पार्लियामेंट को। तो पिछले वाली क्लास में शायद संसद की जगह स्टेट लिखा हुआ है, तो वो स्टेट मत करना, वो पार्लियामेंट है। तो संसद जो है वो कोई भी राज्य या यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, इसकी जो स्थानीय नौकरियां होती है, लोकल जॉब्स जो है,
में किसकी बाध्यता रख सकता है? निवास की, कि उसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति को ही वो नौकरी दी जाएगी। ये ऐसा रखा जा सकता है, ये भेदभाव किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक कंडीशन ऑफ रेजिडेंस फॉर द बैकवर्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर देयर लोकल जॉब्स, जो उनके लोकल जॉब्स है। चौथा है SC ST OBC, इन सब के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, इसकी अनुमति देता है 16(4). इसमें लिखा है पिछड़े वर्गों के लिए जो है, केवल पिछड़े वर्ग ही लिखा है, पिछड़े बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं यदि राज्य को लगता है कि उनका सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये 4 हो गया। 4 के अंदर फिर वापस एक था, 2 और थे 4 के अंदर ही। एक में था कि पदोन्नति, प्रमोशन में जो है वो आरक्षण, ये SC ST को लिए प्रमोशन में भी जब उनका प्रमोशन होगा तो जितनी सीट्स के लिए प्रमोशन होगा उसमें भी रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सकता है। और बैकलॉग को भरने के लिए, पुरानी जो रिक्तियां हैं, खाली पद पड़े हैं SC ST के, उनको भरने के लिए नई वैकेंसी निकाली जा सकती है। और उसमें जो रिजर्वेशन है, जो कोर्ट ने कहा है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बैकलॉग भरने के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें रिजर्वेशन 50% से ज्यादा भी हो सकता है SC ST के लिए। ये दोनों जो है वो किसके लिए हैं? SC एंड ST। ये इसका फायदा OBC को नहीं मिलेगा, EWS को भी नहीं मिलेगा। 5वां है धार्मिक जो संस्थाएं होती है, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उन संस्थाओं का काम ही धार्मिक क्रियाकलाप जो है वो करना होता है। तो इसके जो पद हैं वो इसी धर्म के, हिंदू धर्म की संस्था है तो उसमें हिंदू धर्म के लिए ही रिजर्व रखे जा सकते हैं। और अगला है EWS के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन जो है ये रखा गया है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो आर्टिकल 15 और 16 जो है वो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और अब अपन जो है उसके बाद आर्टिकल 17 पढ़ा था, अनुच्छेद 17 जो है वो पढ़ा था, जिसमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निवारण, और उसके बारे में ये भी देखा था कि ये एक पूर्ण अधिकार है, यानी कि कंप्लीट राइट है, यानी किसी भी तरह की जो है अनटचेबिलिटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये जो अधिकार है आर्टिकल 17 का, जो अनुच्छेद जो 17 है, आर्टिकल 17 का जो अधिकार है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अधिकार है ये एक पूर्ण अधिकार है, कंप्लीट राइट है। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या है? इसमें कोई अपवाद नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन, अपवाद नहीं होगा कि ऐसी स्थिति में, उसमें तो कहा ना कि भेद पहले वाले में था, सभी में अपन ने देखा 14, 15, 16 सब में एक्सेप्शंस थे कि विशेष स्थिति में डिस्क्रिमिनेशन किया भी जा सकता है। लेकिन ये कहता है कैसी भी विशेष स्थिति हो उसमें किसी भी स्तर पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसमें जो है ये है कि ये व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये अधिकार दिया गया। एक समाज का कोई व्यक्ति जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता नहीं करेगा। स्टेट की बात नहीं, स्टेट तो वैसे भी नहीं करता, स्टेट ने तो पहले ही जो आर्टिकल 15 है उसमें अश्योर कर दिया है। तो इसमें ये जो है किसके विरुद्ध दिया गया है? निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो दिया गया है। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 17। अब आज अपन जो है वो अगला आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत जो है। उपाधियों से तात्पर्य है कि पहले हमारे यहाँ पे कई राज्यों के अंदर जो है वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो है वो मोनार्की सिस्टम था। और ब्रिटेन में भी हमने देखा कि डेमोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है। वहाँ लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ अब भी राजतंत्र है, वहाँ की क्वीन है। तो वहाँ पे जो है राज्यसभा में तो सदस्यता ही पहले केवल जो वहाँ के नोबल्स होते थे, जो वहाँ के सामंत होते थे, जमींदार होते थे,
लॉर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तो मेंबरशिप ही उन्हें ही दी जाती थी। और इसके साथ ही वहाँ नाइट की उपाधि जो है वो सर की जो उपाधि दी जाती है, या ब्रिटिश सरकार जो है राय बहादुर की उपाधि जो है वो भारतीयों को देते थे, नाइट राय बहादुर, इस तरह की। तो ये जो उपाधियां दी जाती है, और परंपरागत रूप से जो राजतंत्र में होता है, राजा महाराजा ठाकुर, इस तरह की जो ट्रेडिशनली जो जातीय व्यवस्था की सुप्रीमेसी को दर्शाता है या राजतंत्रात्मक विशेषताओं को दर्शाता है, तो चूंकि भारत अब एक रिपब्लिक है, गणराज्य है, अतः इसमें इस तरह की कोई टाइटल जो है वो नहीं देगा, राज्य किसी तरह का टाइटल नहीं देगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट प्रोवाइड एनी टाइटल एक्सेप्ट द एजुकेशन एंड मिलिट्री। सेना के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, इसके अलावा कोई उपाधि राज्य नहीं देगा। अब राज्य नहीं देगा, अब कई लोग हैं जो अपने आप को राजा महाराजा या ठाकुर लगाते हैं, तो अपने घर में आप भले लगाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके भी घर में कहते होंगे, पिताजी कईयों को कहते हैं मेरा राजा बेटा, मेरी प्रिंसेस, बेटी को प्रिंसेस कहते हैं, बेटे को राजा बेटा कहते हैं, तो आप कह सकते हो, पापा की परी कह सकते हो, जो ही कहना है घर में, आपको जो कहना है वो कहो, ठीक है। जो जिसको जो कहना है, समाज में जिसको जो कहना है वो कहो, लेकिन ऑफिशियली किसी को भी ये टाइटल नहीं दिया जाएगा, और गवर्नमेंट इस तरह के किसी भी टाइटल को मान्यता नहीं देगी। अगर घर वालों ने दे दिया किसी को टाइटल, या समाज के 10 लोगों ने किसी को टाइटल दे दिया, और उसके बाद जो है वो उम्मीद करे कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में भी उसी टाइटल का प्रयोग किया जाए, तो नहीं, स्टेट किसी को इसी तरह के टाइटल को जो है वो अप्रूव नहीं करेगा। आपको घर में या अपने लेवल पे जो करना है करवाओ, भले राज तिलक करवाओ, भले कुछ ही करवाओ। बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, वो भी अपने उत्तराधिकारी को घोषित करते हैं, तो वैसे आप भी अपने उत्तराधिकारी को घोषित करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सरकार किसी को भी अपनी तरफ से जो है ये चीज नहीं देगी। और कई बार ये संसद में मामला उठता भी है कि संसद के अंदर सांसद जब बोलते हैं, तो जैसे अपने राजस्थान से थे भंवर जितेंद्र, तो भंवर जितेंद्र सिंह जो है, तो भंवर एक उपाधि होती है तो इसलिए कई लोगों ने जो है इसका विरोध किया कि ये कंवर भंवर ये क्या होता है, इसलिए ये नहीं यूज किया जाना चाहिए। इसी तरह से इससे पहले कांग्रेस के नेता थे कुंवर नटवर सिंह, तो उसमें भी कुंवर जो है वो भी टाइटल है, तो लोग उसका भी विरोध करते थे। और वसुंधरा राजे को तो सभी लोग जो है वो महारानी महारानी ही कहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का जो है वो कई बार विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसका जवाब यही मिला कि ऑफिशियली जो है इनको कोई टाइटल नहीं दिया गया है। और कुंवर नटवर सिंह और भंवर जितेंद्र, इन्होंने तो इस टाइटल को अपने नाम में ही लिखवा रखा है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें ही इनका यही नाम है, तो इस वजह से जो है ये तो इनका नाम हो गया, इनका टाइटल है ही नहीं, ये तो इनका नाम है। तो खैर ये इसका अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, और ये इतनी कोई सीरियस बात भी नहीं। यहाँ पर कुल मिला के ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए ये चीजें जो है, तो मीडिया है वो कहती है महारानी वसुंधरा को महारानी कहती है, तो महारानी महाराजा ये क्या है, टाइटल है। तो अब मीडिया है वो अपने लेवल पे कह सकता है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई है उसमें महारानी शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। और विपक्ष के लोग कटाक्ष करते हुए जो है वो वसुंधरा राजे जी को जो है वो महारानी कह देते हैं, सदन के अंदर कहते हैं, विधानसभा की कार्रवाई में, तो उस समय फिर उससे हटवाया जाता है कार्रवाई से, कि इसको कार्रवाई से हटाओ, ये शब्द जो है यहाँ यूज नहीं किए जा सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं है। तो ये खैर सामान्य बातें हैं, इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो टाइटल इस सरकार जो है वो किसी तरह का टाइटल, राज्य किसी तरह का टाइटल नहीं देगा। तो 18(1) जो है वो इसमें है कि राज्य स्पेशली मेंशन किया गया, कौन नहीं देगा, राज्य नहीं देगा। स्टेट शैल नॉट प्रोवाइड एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल डिस्टिंक्शन। तो राज्य जो है वो उपाधि नहीं देगा, क्या नहीं देगा, टाइटल नहीं देगा किसी भी व्यक्ति को, लेकिन 2 तरह के टाइटल ये दे सकता है, सेना से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से, सेना और शिक्षा, मिलिट्री एंड एजुकेशन से रिलेटेड टाइटल्स दिए जा सकते हैं। मिलिट्री के टाइटल्स परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, तो ये जो दिए जाते हैं ये मिलिट्री टाइटल्स हैं। अब ब्रिगेडियर, जनरल, मेजर जनरल ये टाइटल्स नहीं है, ये डेजिग्नेशन है, ये पद का नाम है, ठीक है। इसी तरह से IAS, RS ये सर्विस की एक क्लास है,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो ये टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक डेजिग्नेशन है, एक पद है। ठीक है, तो ये पद का नाम आप थोड़ा अलग माने। कई बार आप लोग जो है इनको पद के नाम को ही टाइटल मान लेते हो, तो ये पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, ये टाइटल्स नहीं है। टाइटल्स है महावीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, तो वो जो है वो सैनिक जो है। इसी तरह से शिक्षा में आपको दी जाती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बीए, बीएससी, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसी तरह से डॉक्टर की उपाधि जो दी जाती है, पीएचडी जो कर लेते हैं उनको डॉक्टर की जो उपाधि दी जाती है, तो ये शिक्षा से संबंधित जो है वो उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं। डीलिट की उपाधि दी जाती है बाद में। तो ये शिक्षा से रिलेटेड जो है वो टाइटल्स होते हैं। तो इस तरह के टाइटल्स जो है वो दिए जा सकते हैं, दो तरह के। इसके अलावा राज्य जो है वो किसी को भी, भारतीय नागरिक को और विदेशी नागरिक किसी को भी ये टाइटल जो है वो नहीं देगा। तो ये पहला तो ये है। दूसरा, अब चूंकि भारत नहीं दे रहा है, तो हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति बाहर जाए और किसी दूसरे राज्य से, अथॉरिटी से, विदेशी राज्य से भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन जो है किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। इंडियन सिटीजन कांट रिसीव एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। किसी विदेशी राज्य से भारत का नागरिक कोई ऑफिशियल जो टाइटल होता है वो प्राप्त नहीं किया जा, नहीं कर सकता। अब कई बार हमारे प्रधानमंत्री को दूसरे देशों के द्वारा जो मिलता है तो वो सम्मान होता है। तो एक सम्मान होता है, ऑनर होता है, और एक टाइटल होता है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। आगे चल के अपन इसको भी देखेंगे। तो पहला तो है कि हमारे जो सरकार है वो किसी को भी टाइटल नहीं देगी, उपाधि नहीं देगी। उसके बाद जो है हमारा जो भारतीय नागरिक है वो किसी अन्य देश से भी कोई टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा है विदेशी नागरिक, फॉरेन सिटीजन, जो कि भारत सरकार की सेवा में है, हु इज सर्विंग द इंडियन गवर्नमेंट, हु इज सर्विंग द गवर्नमेंट। फॉरेन सिटीजन हु इज सर्विंग गवर्नमेंट कैन रिसीव any title, any other type of benefits, profits, or any other चीज, post after the prior approval of president। कोई भी विदेशी नागरिक जो है वो राष्ट्रपति से विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, जो सरकारी सेवा में है। सरकारी सेवा का मतलब है जो सरकार से लाभ प्राप्त करता है, लाभ के, सरकारी लाभ के पद पर है। कोई जैसे कि नीति आयोग में एडवाइजर नियुक्त किया गया है, सलाहकार किया, सलाह परामर्शदाता है, नीति कमीशन के अंदर एडवाइजर है, और उससे भारत सरकार से उसको वेतन वगैरह पैसे मिलते हैं, लाभ मिलता है। तो वो व्यक्ति, ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, वो अन्य देश से, हमारा देश तो देगा ही नहीं टाइटल, किसी अन्य देश से उपाधि ले सकता है, ले सकता है। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा इस उपाधि को लेने के लिए? राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, prior approval of the president. After the prior approval of president, any foreign citizen who is serving the government of India or who is taking any benefits from the government can accept any title or any post or any other benefit from other governments after the prior approval of president. राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है या इसके लाभ प्राप्त कर रहा है, लाभ के पद पे है, वो अन्य देश से उपाधि ग्रहण कर सकता है। विदेशी है, दूसरा देश है, दूसरा देश दे रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ये देखा जाता है, राष्ट्रपति ये देखेंगे कौन सा देश दे रहा है, किस तरह की उपाधि दे रहा है। कहीं कोई भारत विरोधी टाइप का देश और भारत विरोधी टाइप की उपाधि तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये उनका बाहर का मामला है, इसलिए प्रेसिडेंट सामान्यतः इसमें अनुमति दे देता है। तो ये तीसरी चीज है, तीसरे में ये पूरा है।
ठीक है। उसके बाद जो चौथा है, भारतीय नागरिक या कोई विदेशी हो, वैसे तो विदेशी वाला पहले में आ ही गया, तो भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, आप लोग जैसे नौकरी में लग जाओगे, भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, आप जैसे आरएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, और उसके बाद फ्रांस जो है लीजियो द ऑनर जो अगर आपको देता है, तो आप जो है आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत का नागरिक जो सरकारी सेवा में है और उसे कोई अन्य देश कोई सम्मान देता है, उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते आप। उपाधि तो ये सेकंड में कर दिया, भारतीय नागरिक किसी देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन चौथे में टाइटल टर्म का यूज नहीं किया गया है। चौथे में टाइटल की जगह जो है वो ऑनर टर्म का यूज किया गया है। ऑनर यानी जो है वो ऑफिस या कोई परिलब्धि, कोई बेनिफिट जो है वो आपको दिया जाता है। किसी भी सरकारी नौकरी वाले को विदेश से कोई भी सम्मान, कोई भी पद या कोई भी लाभ उसको प्राप्त होता है किसी दूसरे देश की सरकार से, तो उसे राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति है। ये विदेशी नागरिक है जो दूसरे देश से टाइटल ले रहा है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत है। और ये भारत के नागरिक हैं जो दूसरे देश से टाइटल नहीं, सम्मान अगर प्राप्त कर रहा है तो वो परमिशन ले सकता है। तो इस तरह से ये था आपके आर्टिकल 14। तो एक बार वापस जो है वो देख लेते हैं आर्टिकल 14 को। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स में ये कि राज्य शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट फॉर ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अतिरिक्त स्टेट जो है वो किसी भी तरह का टाइटल नहीं देगा। ये पहला वाला था। दूसरा वाला है, भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। इंडियन सिटीजन कैन नॉट ऑब्टेन एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से जो है वो इंडियन सिटीजन कोई भी टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी टाइटल की बात है, यहाँ पे भी टाइटल की बात है। उसके बाद है आर्टिकल 18(3). विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता, राष्ट्रपति की परमिशन से ले सकता है। अ फॉरेन नेशनल हु इज इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल from any foreign state without the consent of the president. Without the consent of president, foreign national cannot obtain any title from any other country. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से सम्मान, परिलब्धि व पद प्राप्त नहीं कर सकता। An Indian citizen appointed to state service, गवर्नमेंट सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई सा भी हो, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, इमोलुमेंट और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी प्रेजेंट, ऑनर या इमोलुमेंट और ऑफिस कुछ भी जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये आर्टिकल 18 के ये 4 जो भाग हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपका। पहले में है कि सेना व शिक्षा के अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरे में भारत का नागरिक विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा, विदेशी नागरिक जो सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति से परमिशन लेके विदेश से कोई भी टाइटल या सम्मान प्राप्त कर सकता है। और जो सरकारी नौकरी में भारतीय नागरिक है वो विदेश से सम्मान वगैरह कुछ भी प्राप्त करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल आवश्यक है। उसके बाद है, अब जो है कुछ लोग अब एक हमारे यहाँ पे जो दिए जाते हैं भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये दिए जाते हैं। 1954 में ये शुरू किए गए थे। हालांकि बीच में जनता पार्टी की सरकार आई थी, 1977 से 1980 के बीच जनता पार्टी की सरकार ने इन्हें रोक दिया था। लेकिन 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इसे वापस शुरू कर दिया था। तो कई खुरापाती हैं वो कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट को कहा कि साहब आर्टिकल 18 तो कहता है कि भारत राज्य जो है वो किसी तरह का टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा किसी भी नागरिक को, या विदेशी नागरिक किसी को भी कोई टाइटल नहीं देगा, जबकि सरकार तो दे रही है टाइटल भारत रत्न। और लोग बड़े चाव से अपने नाम के आगे लगाते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न
लता मंगेशकर। तो कोर्ट में पहुंचा मामला और कोर्ट ने फिर जो है वो जो जजमेंट दिया उसमें कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये जो है ये टाइटल्स नहीं है, ये ऑनर्स है, ये उपाधियां नहीं है, बल्कि ये सम्मान है और इनसे जो समानता का अधिकार है वो प्रभावित नहीं होता है। चूंकि कुछ लोग देश और समाज के लिए विशिष्ट योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए इन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। तो उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है, इसलिए ये ऑनर्स हैं, सम्मान है, विशेष सम्मान है, स्पेशल ऑनर्स है। इसलिए ये इन्हें जो है वो टाइटल, उपाधियां नहीं माना जा सकता। और कोर्ट ने क्लियर किया कि देखो ऐसी खुरापात मत करो। उपाधियों का मतलब तुम्हें भी पता है उपाधि क्या होती है। उपाधि होती है जो वंशानुगत उपाधियां जो प्रयोग में ली जाती थी, राजा महाराजा जैसी जो उपाधियां। तो इस आर्टिकल 18 का उद्देश्य इस तरह की जो हेरिडिटरी जो टाइटल्स होते थे उनको अबोलिश करना है, न कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल कंट्रीब्यूट करने वालों लोगों को जो ऑनर दिया जाता है उसे समाप्त करना नहीं है। फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि जिनको भी ये ऑनर मिलता है वो प्लीज ध्यान रखें कि ये ऑनर है, इसे संभाल के रखें, इसको नाम के आगे या पीछे यूज, उपाधि की तरह से यूज में नहीं लिया जाना चाहिए। दीज ऑनर्स शुड नॉट बी यूज्ड एज ए टाइटल, सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ देयर नेम। अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि की तरह इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और अगर किया करता है कोई व्यक्ति बार बार इसके इस तरह से प्रयोग, तो उसका टाइटल जो है ये, उसका जो सम्मान है ये वापस भी लिया जा सकता है। अब हालांकि व्यक्ति खुद तो नहीं करता, लेकिन जो है जिसको भी ये प्राइज मिलता है मीडिया वाले उसके नाम के आगे लगाते हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, मीडिया वाले ये नाम ये लगाते हैं। प्लस कहीं चीफ गेस्ट होते हैं तो वो कार्यक्रम वाले भी उद्घोषणा करते हैं, पर खुद व्यक्ति नहीं कर रहा है, बस खुद नहीं करना है, तब दूसरे वालों को लगाने से आप रोक नहीं सकते। तो इस तरह से जो है ये आप देखिए बालाजी राघवन केस था 1996 का था, जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि जो उपाधियां नहीं है वरन ये सम्मान है, अतः ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। In this, the Supreme Court ruled that Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, etc. do not amount to title, but these are honors. These are not violative to the theory of equality. इसके बाद हालांकि न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि पुरस्कार प्राप्त करता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या बाद में ना करे, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा। However, the court also ruled that awardees should not use these awards as suffix and prefix to their names, otherwise they should forfeit the awards को forfeit करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो ये है आर्टिकल 18। तो अब अपन पढ़ेंगे अगला आर्टिकल 19। ठीक है, तो ये मैंने बताया जैसे कि ये कब शुरू किए गए थे अवार्ड, 1954 में, और 1977 से 1980 तक जो है इनको जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। अब यहाँ जो है वो आपके समानता का जो अधिकार था, राइट टू इक्वलिटी था, वो पूरा हो गया। और अब आगे जो है वो अगला फंडामेंटल राइट शुरू होता है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब तक आपको समान कर रहे थे, अब स्वतंत्रता की बात की जाएगी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और किस किस तरह की फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, और फ्रीडम में सामान्यतः कौन सी बाधाएं आती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आर्टिकल थे अभी 14 से लेके 18 तक, तो ये 5 आर्टिकल थे समता के, इक्वलिटी के, और अगले वाले में 4 आर्टिकल हैं। 4 आर्टिकल्स में ये स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो है वो दिए गए हैं। तो अब आगे अपन जो है ये पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, तो 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल है जो कि राइट टू फ्रीडम के हैं। तो अपन देख लेते हैं, देखें चारों आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल 19 इसमें सबसे बड़ा, वैसे तो ये पार्ट जो है, ये आर्टिकल ये सबसे बड़ा है, बाकी वाले अधिकार जो है आर्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये जो भाग है, ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे ज्यादा विस्तृत है, ये सबसे ज्यादा बड़ा है।
देंगे आर्टिकल 19। तो वो मैं थोड़ा मेरे हिसाब से पहले समझा देता हूं आपको, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में मुझे थोड़ा ज्यादा ठीक महसूस जो है वो होता है, उसे पढ़ाने में थोड़ी तारतम्य जो है वो अच्छा बनता है, और मेरे ख्याल से आपका भी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा ठीक रहता है स्लाइड्स की बजाय। तो अपन देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19(1) जो है वो पहले दिया गया है, और 19(1) में वापस 19(1) का ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, और उसके बाद एफ। ठीक है, तो और जी तक जो है ये अधिकार दिए गए हैं। तो टोटल 7 जो तरह की स्वतंत्रताएं जो है वो दी गई है, और सारी स्वतंत्रताएं 19(1) में दी गई है। किसमें दी गई है? 19(1) में। तो 19(1) ए में दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच यानी बोलना, और एक्सप्रेस करना यानी अपने को अभिव्यक्त करना। वाक व अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलना और एक्सप्रेस करना। बोलने का मतलब तो सीधा सीधा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे है, और अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति के अब कई रूप हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने विचार बोल के अभिव्यक्त करता है, कोई व्यक्ति अपने अधिकार संगीत के माध्यम, अपने जो विचार हैं वो संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, कोई व्यक्ति अपने विचार पेंटिंग्स के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, कोई व्यक्ति अपने विचार मूवीज के माध्यम, सिनेमा के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, कोई व्यक्ति आर्किटेक्ट है, मूर्तियों के माध्यम से जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति के कई सारे माध्यम हो सकते हैं। मूवीज हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है। तो ये सारे अभिव्यक्ति के माध्यम है। तो इसमें वो सब इंक्लूड है, अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की। इन सब से जिस व्यक्ति को जैसी इच्छा है वैसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करे, सिनेमा के माध्यम से वगैरह जो भी मैंने बताए हैं, उन सब के माध्यम से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। तो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो ये दी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो दिया गया है कि कोई सम्मेलन करना है तो असेंबली, आप लोगों को इकट्ठा करके आप बोलना है किसी को, और बोलते हुए उसे लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, मैं तो यूं बोलना चाहता हूं, पूरे जन समूह को इकट्ठा करके जो हजारों लोगों को सुनाऊं, तो सुनो, अगर सुनने वाले हैं तो सुनाओ। तो सम्मेलन बुला सकता है, लेकिन सम्मेलन में कंडीशंस हैं। शांतिपूर्ण होना चाहिए, और बिना शस्त्र के। ठीक है, अनआर्म्ड जो है, शस्त्रों के साथ सम्मेलन में जो लोग आ रहे हैं उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए, शस्त्र नहीं होने चाहिए, वेपन्स नहीं होने चाहिए, आर्म्स नहीं होने चाहिए, और पीसफुली असेंबली आप जो है वो कर सकते हो। उसके बाद आदमी को नहीं, सम्मेलन नहीं, मुझे तो रोज बोलना है, तो संगठन, संघ बना लो, यूनियन का अधिकार दिया गया है। अब कोचिंग शुरू कर दो, और कोचिंग में फिर रोजाना बोलो लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है, और उससे भी आदमी को लगता है कि नहीं मेरे तो अब भी जी नहीं भरा, तो घूम घूम के विचरण करके, यहाँ गए वहां गए, आज जोधपुर गए, उदयपुर गए, कोटा गए, वहां सब जगह कोचिंग की शाखाएं खोल दो घूम घूम के। और जब घूमते घूमते थक जाओगे तो तुम क्या करोगे? आवास करोगे किसी एक स्थान पर रहने की बात। तो रेजिडेंस, आप कुल मिला के ये कहता है जो डी है ये विचरण, मूवमेंट। मूवमेंट आप इंडियन टेरिटरी जितनी भी है उसमें कहीं पर भी जहां चाहो वहां मूवमेंट कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो है वो घूमने का अधिकार देता है। उसके बाद रेजिडेंस, आप भारत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश में जाके प्लॉट खरीद के मकान बना के नहीं रह सकते। भारत का जो नागरिक है वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर जहां रहना चाहे, जहां उसे पसंद हो वहां वो रह सकता है। तो रेजिडेंस का, पूरे भारत में आपको रेजिडेंस का की अनुमति है। फिर एक संपत्ति था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे समाप्त कर दिया गया है किसके द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशन आवर, राइट
फिर है आजीविका, लाइवलीहुड। आप हर व्यक्ति को अपना पेट पालने के लिए, पापी पेट का सवाल है, इसे पालने के लिए जो है जो भी रोजगार उसे करना है वो कर सकता है। तो रोजगार का उसे अधिकार है, लाइवलीहुड का अधिकार है, जो भी पैसा, जो भी काम वो करना चाहे वो कर सकता है। तो कुल मिला के पहले तो 7 तरह की स्वतः, आर्टिकल 19 में कितने तरह की जो फ्रीडम दी गई है, 7 तरह की दी गई थी, लेकिन एक हट समाप्त कर दी गई है। किससे? 44वें संविधान संशोधन से। 44th से जब आर्टिकल 31 जो है, जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, तो उसके साथ ही ये भी हटा दिया था। तो 44वें संशोधन से इसे समाप्त कर दिया गया। अब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरह की जो फ्रीडम रही है, तो ये 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहले आप ये 6 तरह की फ्रीडम जो है वो याद कर लोगे, पॉज करके, और 6 तरह की फ्रीडम को याद कर लो। उसके बाद अपन आगे बढ़े। उसके बाद अब अपन देखें कि इन सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं। कई सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं और वो मुझ तक पहुंच भी रहे हैं, और इसलिए मैं अब इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके शुरू में पढ़ाते समय कई बार आपके प्रश्न आते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। मैं अंतर्यामी हूं और मुझे पता चलता है कि किस स्टूडेंट के दिमाग में कौन सा प्रश्न आया है, और इसलिए आप बस उस प्रश्न को कहीं लिख लीजिए रजिस्टर के आखिरी पन्ने पे, और आपको लगेगा कि जब चैप्टर कब कंप्लीट होगा तब आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि वो मुझ तक पहुंच गया। तो अब जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन, हमें जैसा कि पता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारतीय संविधान में की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी किस बात का क्या मतलब होगा, यह मतलब निकालने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपके और मेरे पास नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करता रहता है, और कि वाक और अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी जो है अभिव्यक्तियां आती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे एक्सप्लेन किया है। तो इसके तहत जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसी में आता है। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसी में आता है, ठीक है। कमर्शियल विज्ञापन करना, कोई भी किसी की भी कोई फर्म है और अपनी फर्म का विज्ञापन करना चाहता है तो वो विज्ञापन कर सकता है। तो फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। इसी तरह से चुप रहने का अधिकार, राइट टू बी साइलेंस, राइट टू बी साइलेंट। अगर कोई व्यक्ति, अब चुप रहने का अधिकार, आपको हंसी आ रही होगी, हाँ, तो न्यायालय ने कहा है कि बोलने की जो स्वतंत्रता है उसके साथ ही चुप रहने की स्वतंत्रता भी उसी में शामिल है, नहीं थे। अब आपको होगी इसमें स्वतंत्रता की कहाँ जरूरत होती है? कोई आदमी चुप रहे तो रहे, कौन बोलने के लिए बाध्य कर रहा है? आपको बाध्य नहीं करते, मुझे बाध्य करते हैं। आप लोग जब लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछते हो तो आप उम्मीद करते हो कि जवाब देना चाहिए, पर मैं उस समय ये कह सकता हूं कि भाई अगर मुझे उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगा और मैं उस पर क्या रहूंगा, चुप रहूंगा। और जो हमारे ऑफलाइन जो क्लास होती है उसमें अगर स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल 19 का करते हैं, और आर्टिकल 19 में दोनों का, वाक और अभिव्यक्ति की और चुप रहने, दोनों ही अधिकारों का जो प्रयोग करते हैं। जब भी मैं बोर्ड की तरफ देखते हैं हम लोग टीचर्स, या थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, चटर पटर बातें करनी शुरू कर देते हैं। अब उनको रोकने की कोशिश करो तो स्टूडेंट कहते हैं सर आर्टिकल 19 आप ही ने पढ़ाया है, हमें वाक यानी बोलने की आजादी है और हम बोलेंगे, क्लास में बोलेंगे। तो क्लास में बच्चे खूब बातें करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। और जब मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे खड़ा करके, चलो बोलने का इतना ही शौक है, खड़े हो जाओ, जवाब दो, आंसर दो, तो वो कहता है सर उसमें ये भी तो था चुप रहने का अधिकार, और हम चुप रहेंगे। और स्टूडेंट जो है वो फिर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो रहते हैं चुप, और जब पढ़ाया जाता है तब करते हैं बातें। तो बातें भी करते हैं, चुप भी रहते हैं, इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। चलो खैर ये तो होगी मजाक। चुप रहने के अधिकार का महत्व आपको नहीं पता, लेकिन जो सेलिब्रिटीज होती है, कोई भी छोटा सा चीज होती है, किसान आंदोलन हो गया,
तो मीडिया वाले जबरदस्त जाके सेलिब्रिटीज, आपका क्या विचार है किसान आंदोलन पे, आपका क्या विचार है। बीच में आमिर खान ने कह दिया था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, टॉलरेंस जो है वो कम हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है देश के अंदर। तो उसके बाद फिर आमिर खान का खूब विरोध हुआ। उसके बाद मीडिया वाले बाकी एक्टर्स को भी जा जाकर पूछे आपके क्या विचार है, आपके क्या विचार है। तो जो मीडिया कर्मी और ये कहते हैं नो कमेंट्स नो कमेंट्स करके और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो वो इसका प्रयोग करते हैं। और फिर आप जैसे फेसबुक पे लोग हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें बोलते रहना, बोलना चाहिए, कुछ समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे भाई नहीं बोलना उनको, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें छूट देता है कि देश में कोई घटना घटित हो रही है उस पर उन्हें बोलना है या नहीं बोलना है, हर व्यक्ति खुद तय करेगा। तुम कौन होते हो कि उसे बोलना ही चाहिए? नहीं नहीं, बोलना चाहिए उसे, क्यों नहीं? ऐसे चुप रहने से काम कैसे चलेगा? अरे उसकी मर्जी यार, वो फिल्म एक्टर है, एक्टिंग करना उसका काम है, एंटरटेनमेंट करना आपका वो उसका काम है। वो कोई किसान आंदोलन का एक्सपर्ट थोड़ी है, वो कोई पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट थोड़ी है कि आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो एक एक्सपर्ट कमेंट जो है वो उस पर दे। हालांकि कई फिल्म स्टार दे भी देते हैं कई मामलों पे, और जो मतलब यूं ही देने के लिए देते हैं। तो प्लीज अगर कोई चुप रहता है तो उसे चुप रहने का अधिकार है, और जरूरी नहीं है कि वो हर बात पे आप उस मीडिया वाले और आप उन पे प्रेशर क्रिएट करो और कि आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा और वो बोले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हर व्यक्ति को किसी भी मुद्दे पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का भी अधिकार है, और अगर वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करना चाहता तो उसे चुप रहने का भी उतना ही अधिकार है। इसलिए उससे बोलने के लिए आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। तो बोलने में ही चुप रहने का अधिकार निहित है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे किसी को आपको ही पता चल जाएगा आपका फोन टैप हो रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, तो क्या आप प्यार भरी बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का, कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं सर, कोर्ट ने कहा कि अगर फोन टैप होगा तो व्यक्ति अपने प्रियजनों को अपने वास्तविक दिल के अधिकार अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, और इस वजह से उसकी जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। लेकिन सरकारें फोन टैप करवाती है, सबकी करवाती है, और सरकार को लगता है कि अगर किसी के भी इससे कि भाई अपराध हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ भी ऐसी गलत चीज, राष्ट्रद्रोह से रिलेटेड कोई कार्रवाई हो रही है, किसी व्यक्ति पर संदेह है, तो उस व्यक्ति के फोन को टैप कर लेती है सरकार। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला है कि इसको स्पष्ट आधार होना चाहिए, अगर किसी का फोन टैप होना चाहिए तो स्पष्ट आधार होना चाहिए, और इसकी कोई भी सामान्य अधिकारी जो है फोन टैप नहीं कर सकता। फोन टैप की परमिशन ली जानी चाहिए, और उसकी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसका फॉलो जो है वो किया जाना चाहिए, और एक न्यूनतम लेवल का अधिकारी ही तय करेगा कि किसी का फोन टैप किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से फोन टैपिंग के विरुद्ध, क्योंकि फोन टैप होगा तो लोग जो है वो जो उनकी वास्तविक विचार है, भाव है, उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा व्यक्ति। फिर है सरकारी जो योजनाएं होती है या कार्य होते हैं, सरकारी कार्य लिख देता हूं, सरकारी कार्यों की सूचना प्राप्त करना, टू गेट, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का व्यक्ति को पूरा अधिकार है। और इसके बाद धरना, प्रदर्शन, ठीक है, विरोध, इन सब का भी अधिकार है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का, अपोज करने का किसी चीज का, ये जो है प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसी में इंक्लूड है अभिव्यक्ति। आप अगर किसी चीज से नाराज हो, असंतुष्ट हो, तो आप जो है उसका धरना प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन कोर्ट ने स्पेशली कहा कि हड़ताल जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। हड़ताल करना फंडामेंटल राइट के अंतर्गत
नहीं आता, हड़ताल करना, हड़ताल स्ट्राइक करते हो ना, स्ट्राइक नहीं कर सकते। अब डॉक्टर स्ट्राइक करते तो पेशेंट मर जाएगा, इसलिए स्ट्राइक करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए सर कई बार डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो सरकार जबरन डॉक्टर्स को पकड़ पकड़ के जो है ड्यूटी पे बैठाती है, उनको जेल में डाल देती है। अभी तो कुछ साल पहले आंदोलन हुआ था राजस्थान में, डॉक्टर्स ने की डिमांड थी, कई सारी डिमांड थी, उनमें उनकी सबसे प्रमुख डिमांड यही थी कि ये आरएस जो होते हैं ये हमारे ऊपर क्यों हैं, ये हमारा इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, ये हमारे सुपरवाइजर जो है वो हमारे क्यों हैं। क्योंकि आप जब जिस उपखंड में लगे होंगे तो अब एक तो एसडीएम लगता है 22-23 साल का, 24 साल का लड़का, और वहीं 50 साल का एक डॉक्टर है। तो एसडीएम साहब सुबह सुबह जाएंगे और चेक करेंगे हॉस्पिटल को कि डॉक्टर टाइम पे आया या नहीं आया, और नहीं आया तो उसके विरुद्ध जो है एक्शन लेंगे, उसको नोटिस देंगे। तो डॉक्टर्स को ये मंजूर नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि फिर हमारे जो शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग में भी ऊपर के जो अधिकारी हैं वो आरएस को लगा दे, सीनियर आरएस को लगा देते हैं। अरे भाई उनको तो चिकित्सा का नॉलेज भी नहीं है, फिर वो हमारे सुपीरियर सीनियर कैसे हो सकते हैं। तो आप स्पेशल अगर आप बनते हो अधिकारी तो स्पेशल, यही तो प्रशासनिक सेवा की यही तो बात है। बाकी में एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और सबके बीच में जो है तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना और सबको कंट्रोल करना। तो जरूरी नहीं है कि उसको हर चीज का एक्सपर्ट ही हो, यूं तो प्रधानमंत्री है, वो डॉक्टर्स को चेक कर, डॉक्टर्स के बारे में पॉलिसी बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री तो डॉक्टर एमबीबीएस नहीं की हुई उसने तो। पर वो नेता हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये सामान्य होते हैं, जनरल होते हैं, और इनको हर फील्ड के ऊपर निरीक्षण का अधिकार होता है। तो इसलिए खैर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि विशेषज्ञता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या सामान्यता को, जनरल को या एक्सपर्ट्स को। तो ऑब्वियस सी बात है, आज एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है एक्सपर्टिज्म की बजाय जो है वो एक सामान्यकरण को महत्व जो है वो दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन तभी चलेगा, प्रशासन तभी चलेगा। चलिए, तो हड़ताल की बात थी, यहाँ पे हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और भी हैं जो पर इन्हीं से रिलेटेड ही हैं, दूसरी जो बातें हैं इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कोई राजनीतिक दल या कोई बंद का आह्वान करता है तो आपको उसका विरोध करने का अधिकार है, और जो टेलीकास्ट होता है तो इस पे सरकार की मोनोपोली नहीं रह सकती, निजी जो है वो न्यूज चैनल भी टेलीकास्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से न्यूज़पेपर्स के ऊपर प्री सेंसरशिप जो है वो नहीं हो सकती। तो वो इसी में आ जाती है, मीडिया के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता में दो चीजें आ जाती है, और धरना प्रदर्शन विरोध के साथ ही जो है बंद का विरोध करने का जो आ जाता है। तो ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, ये बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वाक और अभिव्यक्ति, ये जो टर्म है, इसको जब एक्सप्लेन किया, इसकी इंटरप्रिटेशन दी, तो उस समय 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 पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका ये मतलब निकाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये सारी बातें याद हो गई होगी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत जो है, उसके बाद जो है वो दूसरी बात है सम्मेलन करना या शांतिपूर्ण सम्मेलन, और शस्त्र नहीं होने चाहिए। तो सम्मेलन कर सकते हो आप कैसा भी, कोई भी सम्मेलन करना है, आपकी जाति का सम्मेलन करना है, धर्म का सम्मेलन करना है, अपने एम्प्लॉइज का सम्मेलन करना है, पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों का सम्मेलन बुलाना है, तो कैसे भी लोगों का अगर सम्मेलन आपको बुलाना हो तो आप सम्मेलन जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद संघ बनाना, यूनियन बनाना, ठीक है। संघ बनाना, संघ के अंतर्गत सभी चीजें हैं। संघ में कंपनी जो बनती है वो इसी आर्टिकल के तहत है। हालांकि सहकारी संस्था बनाई जा सकती है, एनजीओ बनाए जा सकते हैं, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यास,
ये चैरिटेबल न्यास ट्रस्ट वगैरह अगर स्थापित करने हो तो ये सारे जो संगठन बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, कंपनी से लेकर, निगम से लेकर, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑफिस जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेकर, पॉलिटिकल पार्टी न्यास, सॉरी ये यहाँ पे ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कैसा भी संगठन बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 का जो सी 19(1) का जो सी है, इसके तहत जो है ये आप कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये संगठन हो गया। उसके बाद विचरण करना, मूवमेंट करना, तो आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये ना सम्मेलन करना, तो सम्मेलन वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हालांकि सरकार आपको जो है धारा 144 और धारा 141 के तहत 4 या 5 लोगों से ज्यादा को एकत्रित होने से रोक भी सकती है सरकार, तो वो सरकार का अधिकार है, जनसाधारण के हित में आपको रोका जा सकता है। तो उसके बाद आ गया विचरण। विचरण करना है आपको, मूवमेंट करना है, तो भारत की जो टेरिटरी है उसमें कहीं पर भी आप जो है वो विचरण कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। रेजिडेंस, जैसा कि मैंने कहा, भारत में कहीं पर भी अगर आपको रहना है तो आप जो है वो अपना रेजिडेंस उसे बना सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। संपत्ति का जो अधिकार था इसे हटा दिया गया है। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड जो है आजीविका, कोई भी व्यक्ति जो है कोई काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, टू फुलफिल द बेसिक एमिनिटीज ऑफ himself and his family, a person can अडॉप्ट एनी लाइवलीहुड, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। लेकिन अब इसमें यह है कि मैं बैठ जाऊं कि मैं लोगों का इलाज करूंगा, मैं कोर्ट के अंदर जाके कहूं कि मैं तो वकालत करूं, वकील का काम करूंगा, नहीं। कुछ कार्य करने के लिए कोई कुछ योग्यता निर्धारित की जा सकती है। अगर गवर्नमेंट योग्यता निर्धारित करेगी तो उस योग्यता से जो है क्वालिफिकेशन निर्धारित की जा सकती है कि अगर आपको लोगों का इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो आपको जो है वो मिनिमम ये एमबीबीएस किया हुआ होना चाहिए, या जो आयुर्वेद या होम्योपैथी उसकी जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और न्यायालय में जाकर अगर आपको वकालत करनी है तो आपके पास एलएलबी की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, उसके बिना जो है वो आप वकालत नहीं कर सकते। तो योग्यता, क्वालिफिकेशंस निर्धारित की जा सकती है सरकार से, और सरकार अगर क्वालिफिकेशंस निर्धारित करती है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। आपको होगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है आप कोई भी काम कर सकते हो जीवन यापन करने के लिए, और सरकार कह रही है कि इस डिग्री के बिना नहीं कर सकते, तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि गवर्नमेंट जो है वो क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकती है। और उसके बाद दूसरा है कि यदि सरकार स्वयं कोई कार्य करती है, कोई कंपनी स्थापित करती है, ठीक है, कोई भी कमर्शियल वाणिज्यिक गतिविधियां करती है, व्यापारिक गतिविधियां करती है, कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो करती है, कर सकती है सरकार। और इसलिए सरकार, कोई भी व्यक्ति इस आधार पर सरकार को चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मेरी डेयरी थी, दूध की डेयरी है, और सामने सरस का जो है वो बूथ स्टार्ट हो गया। अब मैं कहूँ साहब मेरी जीवन यापन हो रहा था, और राज्य, ये जो आर्टिकल 19 है ना, it is given to only Indian citizens, and this right is given against the state, it is not given against the individual person, ठीक है। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें दिया गया है। किसके विरुद्ध दिया गया? राज्य। जैसे आर्टिकल 17 में अपन ने पढ़ा था कि वो अधिकार जो है वो हमें निजी व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है, स्टेट के विरुद्ध नहीं दिया गया। तो ये कैसा, ये जो अधिकार है ये सरकार के विरुद्ध है, यानी सरकार हमें इन चीजों से वंचित नहीं करेगी। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि ये सारे अधिकार हमारे अश्योरेंस देना पड़ेगा सरकार को, सुनिश्चित करने का कि जिम्मेदारी सरकार की है। तो दिस राइट इज गिवन अगेंस्ट स्टेट, इट इज नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो सरकार अब कोई काम शुरू कर देती, सामने सरस की सरकार ने दुकान लगा दी, दूध की डेयरी लगा दी, अब उससे मेरा दूध का ठप व्यापार धंधा जो है ठप हो गया, और मैं कोर्ट में जाऊं, साहब लाइवलीहुड मेरा अधिकार था,
और गवर्नमेंट के इस काम की वजह से मेरा काम प्रभावित हो गया। तो सरकार की तो जिम्मेदारी थी कि मेरे काम को अच्छे से चलाए और मेरे काम की रक्षा करे, जबकि सरकार तो खुद ही मेरे काम को तबाह कर रही है। ये कह रहा है कि राज्य अपने स्तर पर कोई भी जो व्यावसायिक गतिविधियां कर सकती है, कोई भी काम करती है, कोई कंपनी, निकाय कुछ भी स्थापित करती है तो वो कर सकती है, इससे राज्य को नहीं रोका जाएगा। ठीक है, जैसे अब कपड़ा मिल है, तो आपकी कपड़ा मिल है और सरकार ने भी अपनी जो है वो एक टेक्सटाइल मिल स्थापित कर दी, इससे आपकी टेक्सटाइल मिल नहीं चली, तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार कहती है जिस तरह से दूसरे लोग स्थापित कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, आप तो चलाओ जैसे भी आप चला सकते हो। तो ये योग्यता निर्धारित की जा सकती है और सरकार खुद कोई काम करती है और उससे आपकी जो आजीविका प्रभावित होती है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से हमने आज जो है वो पढ़ा। अभी तक हमने केवल 19 का 1 जो पहला भाग है ये पढ़ा है। अब इस 19 का 2, 3, 4, 5, 6 तक है इसके जो प्रोविजंस हैं। अब वो अपन जो है वो अगर आज पढ़ेंगे तो अपनी क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसमें अपन क्या, इसमें क्या होगा, जैसे आर्टिकल 19 जो 2 है उसमें ये जो वाक, अभी तक आपके कई प्रश्न होंगे कि ऐसे तो ऐसे बोल दें, ये कर दें, वो कर दें, क्या सब कुछ करने की छूट है? तो नहीं, वो सब कुछ करने की छूट नहीं है। इसलिए वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसकी कई लिमिटेशंस है, आपको कई मर्यादाएं हैं, कई सीमाएं हैं जिनका आपको ध्यान रखना है बोलते समय। आप ऐसा नहीं किसी को गाली गलौच बोलने शुरू कर दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं कपड़े उतार के आप सड़क के ऊपर दौड़ने लग जाओ कि मैं जैसा रहना चाहता हूं वैसे रहूंगा और वहां खड़े होकर गालियां बोल, नहीं। ये जो आपको स्वतंत्रता दी गई है ये उसी सीमा तक है जब तक कि किसी दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता में दखल ना हो। इसलिए कुछ लिमिटेशंस तय की गई है, सीमाएं, मर्यादाएं तय की गई है कि ये सब करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बोलने को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके लिए आपको सम्मेलन करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप संघ स्थापित नहीं कर सकते, उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है जिसमें आपको विचरण करने का अनुमति नहीं है, आवास करने की अनुमति नहीं है और सरकार आपको कहीं विचरण करने या आवास करने से रोक भी सकती है। तो किस आधार पर रोक सकती है? और कई काम ऐसे हैं जिसमें कि आपको आजीविका अर्जित करने में भी सरकार रोक सकती है। तो इन सब की लिमिटेशंस है, इन सब की सीमाएं हैं, इन सब की मर्यादाएं हैं। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें याद हो रही होगी। देखिए, इंटरेस्टिंग तो लगे या नहीं लगे मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल जरूर है ये चीजें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें आपके लिए काम की है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसी उत्साह के साथ जो है वो आप अगली क्लास भी अटेंड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पॉलिटी के प्रति जिज्ञासा बढ़ती रहनी चाहिए। और अब आपको जानने का अधिकार है कि आपके अधिकार क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरह से दिए गए हैं। और जैसे जैसे नया नॉलेज आपको हो रहा है, आपका इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऐसी उम्मीद जो है वो मैं करता हूँ। ठीक है, मैं तो बस ये उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी जो कुछ भी करना है वो तो आप ही लोगों को करना है और जिंदगी आप ही की है। करोगे तो सुख आप ही पाओगे और नहीं करोगे तो आपके ही फोड़े हैं। जैसे मेरे पिताजी का फेमस डायलॉग, फेवरेट डायलॉग था, वो कहते थे कि बेटा तुझे पढ़ाना हमारा कर्तव्य है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ेगा तो सुख पाएगा तू और नहीं पढ़ेगा तो कर्म फूटे तेरे। ठीक है, तो वैसे के वैसे अब मेरा भी डायलॉग आप लोगों के लिए ही है कि पढ़ोगे तो सुख पाओगे तुम और नहीं पढ़ोगे तो कर्म फूटे तुम्हारे। हमें तो तुमने फीस दे दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़ोगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ठीक है, थैंक यू।